ध्यान से देखें, अभी तक जिस करंट की आप लोग बातचीत कर रहे थे दैट करंट वाज अ डीसी करंट, है ना, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, जो अपने मैग्नीट्यूड को एकदम कांस्टेंट रखता है, इट डजंट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ 10 एम्पियर का करंट इन द सर्किट, तो इट विल बी 10 एम्पियर थ्रू आउट कंसिस्टेंटली, है ना, ये करंट 10 एम्पियर का ही रहेगा थ्रू आउट, ये करंट की कंडीशन होती है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डायरेक्ट करंट। एंड एक चीज आपको ध्यान रहे, इस करंट के अंदर द डायरेक्शन ऑफ द करंट डजंट चेंज, यानी कि अगर ये पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। अनदर एग्जांपल ऑफ डीसी सर्किट इज दिस वन, ये ऐसे, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डीसी करंट। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी, तो इसमें भी पॉजिटिव साइकिल है, इसमें पॉजिटिव साइकिल है, करंट इज नॉट गोइंग इन द नेगेटिव साइकिल, देयरफॉर आई कैन सी जो करंट है यहाँ पे इट इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव साइड, ठीक है। नाउ अब इस चैप्टर में जिसकी हमें बात करनी है दैट करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, इसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की खास बात यह है कि इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। वो इंटरवल आपको बता दिया जाएगा कि इतने फिक्स्ड इंटरवल के बाद करंट अपनी डायरेक्शन को बदलने वाला है, और वो हर कंट्री का अलग अलग स्पेसिमेन होता है। जैसे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते हैं, एंड यूएसए के अंदर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कई बार चार्जर्स जो होते हैं, जो लोग बाहर से फोन इंपोर्ट कराते हैं, उनके चार्जर्स थोड़े डिफरेंट सीम होते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टडी द आउटपुट ऑफ अ जनरेटर और एन ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी जस्ट आज ही के मॉड्यूल में एक सवाल हम लोगों ने किया था जिसमें मैंने फ्लक्स की वैल्यू आपको लिखाई थी n इंटू बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी। आपको याद होगा उससे जो ईएमएफ की इक्वेशन आई थी हमारे पास, वो आई थी n इंटू बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, है ना। ये ईएमएफ की इक्वेशन ये बताती है कि दिस ई इज अ वेरिएबल वोल्टेज, यानी कि दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जस्ट लाइक दैट। एंड इसी ई से जब हम आई ऑब्टेन करके आए थे बाय दिस एक्सप्रेशन, तो हमें मिला था एन बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ सेज दैट इट इज अ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, जैसा कि आपको ग्राफ में भी विजिबल होगा। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ग्राफ टाइम का हमने बहुत बार बनाया है, मैंने चैप्टर की बिगनिंग में भी बनाया था, लास्ट मॉड्यूल में भी बनाया, आज भी इसका एक सवाल आया, तो काफी बार हम लोग इस सवाल को कर चुके हैं। इट्स नॉट अ टफ टास्क, तो ये आपने ऑलरेडी देखा है। और साइन का ग्राफ तो ग्रुप ए के बच्चों को बहुत अच्छी तरह रखा हुआ होता है, ठीक है। तो वही ग्राफ बनाना है, बस आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन सब चीजों को थोड़ा रिकैप करेंगे, क्योंकि ये वेव का पार्ट है, बट स्टिल थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें हैं, इसलिए मैं बताऊंगा आपको वापस से, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट उस मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ विच चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम। इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली विद टाइम चेंज होगा। जैसे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 0 है, फिर कुछ बढ़ा, फिर कुछ बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर 0 हो गया यहाँ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। इस बार बढ़ा तो सही, बट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर 0 हो गया, ऐसे। तो इसका मतलब ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू बढ़ती रहे, फिर घटती रहे, फिर 0 हो जाए, फिर बढ़े, फिर घटे, फिर 0 हो जाए, ऐसे। तो विच particularly changes its magnitude over a time interval and also changes its direction over a time period is known as alternating current, है ना। एंड आप देख सकते हो its direction is reversed over a period of time, ठीक है। तो I can say this is a AC current, ये एक alternating current है जिसकी direction and magnitude both are changing with time, ठीक है। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरीके की होती है, I is equals to I naught sin omega t plus 5। आपको कुछ कुछ इसकी फीलिंग मैंने यहाँ पिछले चैप्टर में दे ही दी थी, द इक्वेशन ऑफ I comes like this। अब ध्यान रखें, ये I naught ये है पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर मैं एक जनरेटर की कॉइल, यानी कि जो भी हमने आज के मॉड्यूल में जो कॉइल यूज की, वही सेम कॉइल जनरेटर में यूज की जाती है। अगर उस जनरेटर की कॉइल से अगर मैं करंट प्रोड्यूस करता हूँ, तो करंट इन फैक्टर पे, I naught इन फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो I naught की वैल्यू ये है, ठीक, एंड साइन ओमेगा टी आपको दिख ही रहा है। प्लस 5 यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये चीजें आपको SHM सिखा चुका होता है, बट स्टिल मैं यहाँ पे फिर से रिवीजन आपको दूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि आपका रिवीजन वापस से यहाँ पे हो। तो अगर ये हो तो प्लीज डू एज आई से, हमेशा आज ही के दिन में आपको पुराना नोट्स उठाना है, SHM का मॉड्यूल उठाना है, एंड उसमें से थोड़ा सा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को रीड आउट कर लेना है ना, तो हमें बहुत मदद मिल जाएगी। एंड SHM अगर आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया तो हमें फेज एंगल्स में बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी बच्चों। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि टाइम वेस्ट ना करें, है ना। और मैं आज की डेट में, खैर आपका टेस्ट था तो मुझे पक्का पता है कि आप लोग नहीं पढ़ पाए होंगे, बट प्लीज डू रीड जनरेटर, आई एम टेलिंग यू अगेन, है ना। ध्यान से देखें, तो ये एक्सप्रेशन होता है, इसमें जो ये I naught होता है, दिस I naught इज योर पीक वैल्यू ऑफ करंट, है ना। ध्यान से देखें, दिस I naught इज योर पीक वैल्यू ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक करंट का।
ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी विद विच इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, है ना। तो ओमेगा का एक्सप्रेशन मैं आपको याद दिला दूं, 2 पाई बाय कैपिटल टी या फिर 2 पाई एफ हम लोग लिख सकते हैं, सभी को पता है ना। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज, देन ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू 50, हेंस आई कैन राइट ओमेगा इज 100 पाई, इस तरीके से, ठीक है। तो आई कैन से, है ना, तो आई कैन से इक्वेशन ऑफ AC करंट फॉर इंडिया विल बी I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 100 पाई T प्लस 5, ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में। तो I नॉट के बारे में भी मैं बात करूंगा, बट थोड़ी सी देर बाद, ध्यान से देखते जाएं। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो फिर बनाना पड़ेगा आपको, मेरे लिए तो थोड़ा प्रॉफिट ये है कि मैं डायग्राम ले आया वापस से बीच में, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इस फाई की, है ना। दिस फाई is basically initial phase at t equal to 0, ठीक है। याद करो SHM के अंदर भी आपको सिखाया जाता था, जरूरी नहीं कि हमारा ग्राफ हमेशा यहाँ से t equal to 0 पे 0 से ही शुरू हो, है ना। It's not compulsory that at t equal to 0 current must be 0, है ना, ये जरूरी नहीं। तो अगर t equal to 0 पे करंट 0 होगा तो हमारा फेज डिफरेंस यानी कि फाई जो है इनिशियल फेज 0 होगा, ठीक है, पक्का 0 होगा। Then our equation becomes I is equals to I naught sin 100 pi t plus 0। तो इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई बात समझ में। तो इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब होता है जनरल इक्वेशन। अब अगर मान लीजिए हमारा करंट U न स्टार्ट होके, पहले ये ग्राफ बनाना, ये इक्वेशन लिखना, फिर मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ, फिर दूसरी इक्वेशन लिखना, ठीक है। मान लीजिए हमारा ग्राफ U न स्टार्ट होके कुछ U स्टार्ट हुआ, है ना। तो अगर t इक्वल टू 0 पे कोई और वैल्यू है, t इक्वल टू 0 पे कोई और वैल्यू है, तो आपका यहाँ पे फेज नॉन जीरो होगा, ठीक है। ये ग्राफ हुआ, चाहे मेरा ये ग्राफ हुआ, ऐसा, है ना, चाहे मेरा ऐसा ग्राफ हुआ, चाहे मेरा ऐसा ग्राफ हुआ, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, माने अदर देन 0, यहाँ से स्टार्ट ना हो, अदर देन 0 अगर कुछ भी हुआ तो आपका जो फाई है इनिशियल फेज कांस्टेंट दैट विल बी नॉन जीरो, एंड उन सिचुएशंस के लिए I विल बी इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई जनरल इक्वेशन होगी। अब ये फाई कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको SHM में सिखाई थी, बट अगर आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आती, पहला एफर्ट आप ही को करना है, समझने की कोशिश करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कुछ सवाल आपको ऐसे कराऊं जिनसे कि आपको फाई की इक्वेशन लिखनी आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला टास्क हमारा ये रहेगा कि हम AC के करंट, अब आप देखो AC करंट इज जस्ट लाइक अ वेव, है ना। तो मेरा सबसे बड़ा टास्क ये रहेगा कि आपको वेव की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब उस वेव की इक्वेशन लिखने के लिए आपको SHM एंड वेव चैप्टर्स दोनों बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो अपने एफर्ट्स को बहुत ज्यादा कर लीजिए। टेस्ट आज हो चुका है कंप्लीट अपना, आज ही की डेट में जो है हमें वेव्स और SHM मॉड्यूल से ही रिवाइज कर लेने, ठीक है। किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा एंड मेहनत करनी है, ठीक है। सिमिलरली इफ आई वांट टू ऑब्टेन वोल्टेज की इक्वेशन, ऑल्टरनेट वोल्टेज फ्रॉम दिस करंट की इक्वेशन, तो आई कैन ऑब्टेन लाइक दिस, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो अब मैं बात करता हूँ पीक वैल्यू की। ओमेगा आपको समझ में आ ही गया है ना, ओमेगा आपको समझ में आ ही गया है। पीक वैल्यू की बात करते हैं, जिस I नॉट जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिस पीक वैल्यू जिसको हम बोल रहे हैं पीक वैल्यू और मैक्स वैल्यू, है ना, पीक वैल्यू और मैक्स वैल्यू I नॉट, इट इज बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विजिबल, इट इज बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विजिबल, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है आप जानते हो, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से मैक्सिमम जहां पार्टिकल जा सकता है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो I नॉट को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, बट ये करंट का एम्पलीट्यूड है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से कोई भी पार्टिकल कितना मैक्स पे जा सकता है, दिस इज अवर लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। इस लाइन से पार्टिकल मैक्स कहाँ जा सकता है, दिस पर्टिकुलर हाइट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इन सारे टिप्स को ज्वाइन कर दूं तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज I नॉट ऑन y एक्सिस, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू जो होगी वो हमेशा यहाँ लिखी जाएगी, उसके बाद साइन फंक्शन होगा, ठीक है। बिफोर वी गो ऑन दैट पार्ट, जस्ट few more things you have to note it down। हम लोगों को कुछ चीजों के बारे में ध्यान देना है, हालांकि वो बेसिक मैथ्स का हिस्सा है, बट सभी को पता चल जाए वो बहुत जरूरी है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाइज इन दिस रीजन, वी ऑल नो दैट, ठीक है, यू ऑल नो दैट फैक्ट। तो डेफिनेटली आई कैन से वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई will also lie from this to this. If I'll multiply I naught, so you can see I naught sin omega t plus phi also lies from minus I naught to plus I naught. इसीलिए यहाँ पे प्लस का I naught एंड यहाँ पे माइनस का I naught रहेगा, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक। तो करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लक्चुएट करता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और वो हम ग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने मॉडुलस में पूछ ली वैल्यू, मैंने बोला I naught sin ओमेगा टी प्लस फाई, इस फंक्शन की रेंज बताइए, तो द फंक्शन की रेंज विल बी फ्रॉम 0 to I naught लाइक दिस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक मैथ्स का हिस्सा है, आपको ध्यान रखनी है। इनफैक्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ, अच्छा हाँ, मैं
ये भी बोल सकता हूँ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो फंक्शन है इसका मॉड ये बताइए। तो यू कैन अगेन से इट वेरीज फ्रॉम 0 टू आई नॉट स्क्वायर, ऐसे। तो ये सब चीजें बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है, बट ये मैथ्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब बिफोर वी प्रोसीड एक फैक्ट और डिस्क्लोज कर लें पहले। यहाँ पे टाइम पीरियड आपको पता चल ही जाता है, व्हाट इज टाइम पीरियड, यू नो, है ना। वेरी सिंपल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू ऑलरेडी नो। एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f एंड f इज इक्वल टू 1/t, यू ऑल नो। तो इफ आई से इसे मिटा रहा हूँ, वापस यहीं आ रहे हैं अपन। हमें पाई का मतलब समझ में आ गया, है ना। इनिशियल फेज होता है, ठीक है, और धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं, सारी चीजों पे आ रहा हूँ। ओमेगा का मैंने मतलब आपको समझा दिया, इट इज 2πf, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट होता है। अब मैं कैपिटल टी पे आ रहा हूँ, सारे फैक्ट्स आपको नोन होने चाहिए। सपोज हमसे कहा जाता है कि इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी, ये एसी वो अपने घर वाला एयर कंडीशनर नहीं है, ये अल्टरनेटिंग करंट है ना, इस 50 हर्ट्ज। तो पक्की बात है मैं कह सकता हूँ टाइम पीरियड विल बी 1/50, यानी कि 0.2/10, यानी कि 0.02 सेकंड्स का टाइम पीरियड है, 0.02 का सेकंड का टाइम पीरियड है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है ना। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ध्यान से देखें, ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ एसी करंट, ये एसी करंट का ग्राफ है। आप देख सकते हो कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड होगा इट विल बी 0.02 सेकंड, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 0.02 सेकंड कंप्लीट होंगे इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे जो टाइम पीरियड होगा इट विल बी 0.01 सेकंड, है ना। इस जगह पे जो टाइम पीरियड होगा वो उसका आधा होगा, तो इट विल बी 0.0005 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, चेक करना, ठीक है, समझ में आया। तो सही, एकदम बिल्कुल ठीक। तो ये हमारी वैल्यूज हैं, किस किस टाइम पे क्या क्या वैल्यूज आ रही है, ये हमें समझ में आ गया। अब आपको पहली बात तो ये समझना है, यहाँ पे इन वन साइकिल आपको देख के लग रहा होगा कि ये बिल्कुल पीरियोडिक EMI की तरह ही है। तो यस, अभी मान के चले वी आर स्टडिंग द सेम थिंग कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन इन वन साइकिल। इफ आई सी हियर क्या क्या हो रहा है देखो ध्यान से, यानी इन वन साइकिल दैट इज इस टाइम पीरियड में 0.02 सेकंड्स में, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो अलग चीजें होंगी। T/4 पे एक बार ये मैक्स वैल्यू आ रही है, दिस इज मैक्स वैल्यू, ठीक है, एंड दिस इज मैक्स वैल्यू अगेन, ठीक है। तो 2 टाइम्स मैक्स वैल्यू या फिर पीक वैल्यू, 2 टाइम्स मैक्स वैल्यू या फिर पीक वैल्यू अचीव होती है किस किस टाइम पे, एक T/4 पे और एक 3T/4 पे। भले ही पॉजिटिव में हो या माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 2 बार मैक्स वैल्यू अचीव होती है। 2 टाइम्स 0 अचीव होता है, पहला यहाँ एंड दूसरा यहाँ। 2 टाइम्स करंट विल बी 0, है ना। कौन कौन से टाइम पे, एट T = 0, T/2 पे, ऐसे 2 बार करंट 0 होता है पूरी साइकिल के अंदर, एक T = 0 पे और एक T = T/2, ये भी ध्यान रखना है। और क्या खास बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये बिल्कुल SHM की तरह ही है, T/4 पे मैक्स जा रहा है, T/2 पे 0 जा रहा है, फिर 3T/4 पे मैक्स जा रहा है, फिर T पे 0 जा रहा है। तो साइकिल इज गोइंग लाइक, ठीक है। तो 2 टाइम्स करंट विल बी 0, 2 टाइम्स करंट विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप में से किसी को अगर शॉक लगता है तो हम लोगों के साथ क्या होता है, आप देख सकते हो एक पूरी साइकिल आपके अंदर से 0.02 सेकंड में निकल जाती है, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं 1 सेकंड की, 1 सेकंड से भी ये बहुत ज्यादा छोटा है। इट इज 1/50 टाइम्स, यानी 1/50वां हिस्सा 1 सेकंड का, उतने में तो एक साइकिल करंट की आपके शरीर से निकल जाएगी। तो मुझे ये सोचना है in 1 second how much cycles will pass through you, so you can easily see it is 50 cycles will pass from you। अगर 50 साइकिल आपके अंदर से निकल गई, देखो मैं लिखवाता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे लिखवाता हूँ, इसके बाद फिर यहाँ आ जाए। It means in 1 second if we are getting shock, है ना, if we are getting shock दिखाने के लिए यहाँ पे let us just do ये हैंड बना देते हैं। If we are getting a shock by any ways, ठीक है, तो what will happen, कितनी साइकिल्स, तो in 1 second 50 cycles of alternating current will pass through the person, 50 cycles of AC will pass through the person। 50 साइकिल जो है आदमी के अंदर से निकल जाए, ठीक है। अब 50 साइकिल्स जो है आदमी के अंदर से निकल जाएंगी, माने 50 साइकिल जब निकलेंगी तो एक साइकिल में 2 बार मैक्स होता है। It means maximum current which passes through a person will be 100 times and zeros passing through person will also be 100 times, ठीक है। ओके डन। तो यही वाली बात है कि अगर अपन को ऐसा लगता है कि 1 सेकंड बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होता है, तो भाई 1 सेकंड अगर किसी इंसान को शॉक लग जाए तो उसके शरीर में से इतना 100 बार अगर मैं कहूँगा तो मैक्सिमम झटके प्राप्त कर रहा होगा, 100 बार 1 सेकंड 100 बार झटके प्राप्त कर लेगा। बट आपने इसके बावजूद भी ये नोट किया होगा कि कभी कभार ऐसा होता है, अब इसमें एक ही रास्ता है, अगर किसी भी बंदे को बिजली के झटके से छुड़ाना है तो
तो कहते हैं डंडे से उसके हाथ पे मारो जिससे वो हाथ छूट जाए। बट आपने अक्सर नोट किया होगा, हम लोगों को बहुत बार शौक आया है, ये सबके साथ होता है, मुझे भी आया, आपको भी आया होगा, गलती से टच हो ही जाता है कभी भी, कहीं वायर कहीं से टीयर्ड होता है तो उसकी टेप नहीं लगा के रखी होती है, कोई भी ओपन एंड होता है तो गलती से टच हो गया तो शॉक आ ही जाता है। तो ऐसे केस में जब टच हो जाता है तो आप हाथ हटा पाते हो और बहुत आराम से हट जाता है। तो आखिर हम हाथ कैसे हटा पाए उस पर भी सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, है ना, मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, ग्राफ तो चाहिए हमें। वी नो, यही लिखता हूँ, वी नो ह्यूमन रिफ्लेक्सेस इज ऑफ 0.1 सेकेंड। हालांकि ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट फॉर योर इंटरेस्ट आई एम टेलिंग यू, अगर ह्यूमन रिफ्लेक्स 0.1 सेकेंड का है तो 0.1 सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल्स पास हो जाएंगी मुझे ये देखना है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स होती हैं, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड में कितनी साइकिल होंगी? 5 साइकिल। इसका मतलब जब तक आपका सेंस यूज होगा, मैंने कहते हैं ना हमारे पास सेंसेस होते हैं कि कोई मच्छर भी बैठा है अपनी निडल चुभो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि यस वी हैव सेंसेस, है ना। तो वो रिफ्लेक्स सिग्नल हमारी बॉडी को 0.1 सेकेंड में मिलता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे करंट लग रहा है, मेरे ब्रेन को अगर ये कमांड जाता है कि इसको करंट लगना शुरू हो गया भाई कुछ करो, तो तब तक 5 साइकिल आपकी बॉडी से ऑलरेडी गुजर चुकी होती है जब आपको ये पता चलता है कि मुझे करंट भी लग रहा है, ठीक है। तो 5 साइकिल का गुजर जाना यानी कि 10 टाइम्स मैक्स वैल्यू आपके अंदर से जा चुकी है, हैज ऑलरेडी पास्ड थ्रू यू, समझ गए। तो आपके अंदर से 10 बार मैक्स वैल्यू जा चुकी होती है बिफोर योर सेंसेस गेट एक्टिव कि अरे भाई मुझे तो करंट भी लग रहा है। तो समझने वाली बात यही है कि करंट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि फुर्तीला बिल्कुल करंट की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट करंट की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही मानी जाती है। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको और डिटेल में समझाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना काफी, ऑलरेडी काफी डीप में जा चुके हैं, है ना। नेक्स्ट आता है सिंबल ऑफ एसी करंट। एसी करंट का सिंबल पहले भी दिखाया है आपको, कुछ टूथब्रश के सिंबल जैसा, वो जो पेस्ट का सिंबल होता है बिल्कुल वैसा लगता है ना। तो इस तरीके का रहता है, वोल्ट मीटर वाला गोला, एमीटर वाला गोला बना के उसके अंदर इस तरीके का थोड़ा सा कर्व वाला साइन बना दे, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ एसी। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव आई हैव ऑलरेडी टेकन हियर, है ना। फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन हो गया, टाइम पीरियड का डिस्कशन हो गया, एम्पलीट्यूड का हो गया, फेज का हो गया। दैट एंटायर टर्म दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव वाला जो पूरा पार्ट है इट इज अ फेज, है ना, उसको फेज कहते हैं। उस फेज में भी एक इनिशियल फेज होता है जो फाई कहलाता है, ठीक है। इसकी पूरी डिटेलिंग के लिए मैं आपको यही होमवर्क दूंगा आज कि ऐसे सेम करना है, उसके अंदर फेज लिखना सीखना है आपको, वहां से आपको पूरी मदद मिलेगी, ठीक है। और बाकी मैं उसके ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो ही मुझे लगता है आपको ज्यादा बेटर आएगा यहाँ के हिसाब से भी और फिर पीछे जाके वहां के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इक्वेशन लिखना सीख लिया तो आप एसएसएम भी आराम से कर सकते हो और वेव भी आराम से कर सकते हो। तो वी हैव डुअल बेनिफिट है, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरीके की जो इक्वेशन बने वही ऑल्टरनेटिंग करंट हो। ऑल्टरनेटिंग करंट की 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक ये कि करंट की मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, दूसरा करंट की डायरेक्शन भी बदलनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो ये जो इस तरीके की वेव बन रही है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, बट इसका वेव फॉर्म कुछ अलग है। याद करा दूं आपको, साउंड जब आपने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था क्वालिटी ऑफ साउंड। तो मैंने आपको बताया था आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिसाइडेड बाय द वेव फॉर्म। तो यहाँ पे जैसा वेव फॉर्म होगा ऑब्वियसली वैसा ही डिवाइस रहा होगा जिसने इस वेव फॉर्म को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब उन कंपोनेंट्स के अंदर सभी, उस पूरे सर्किट के अंदर एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट मैंने बहुत अच्छी वेव की, यानी ऐसी वेव। अब आउटपुट में वो वेव अगर ऐसी बन गई तो अपन कुछ नहीं कर सकते, काम तो वो वही कर रही है जो करना है उसको, बट थोड़ा सा क्या है कि उसके अंदर वेरिएशन कर्व में ना होके लीनियरली है ना। तो क्या होता है इनसे वो भी आगे धीरे धीरे समझ जाओगे आप। तो दिस इज अ ट्रायंगुलर वेव, दिस इज अ स्क्वायर वेव एंड दिस इज अ सॉटूथ वेव, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, दीज आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसी करंट, ठीक है। दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ एसी करंट, पर वेव फॉर्म का फर्क है, नथिंग एल्स, ठीक है। वही टाइम पीरियड, वही करंट का मैग्नीट्यूड का बढ़ना घटना एंड द चेंज इन डायरेक्शन इज आल्सो देयर, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जब कभी भी कोई वैल्यू ऑसिलेट करती है या कंटिन्यूअसली अपने मैग्नीट्यूड को बदलती है तो होता क्या है, हम लोगों को हर इंस्टेंट पे बात करनी पड़ती है ना। वी हैव टू टॉक एट एवरी इंस्टेंट। उसका कारण क्या है, सोचिए एक बार। देखें, आपको याद होगा कोई भी वैल्यू अगर वेरिएबल है, जैसे आपने अगर नोटिस किया हो, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ भी, तो आपने देखा होगा एवरी डे व्हेन यू सर्च ऑन द गूगल व्हाट इज द प्राइस ऑफ गोल्ड टुडे, तो देयर विल बी अ ग्राफ, है ना। जिग्जैग ग्राफ होता है कि फलाना डेट पे इतनी थी वैल्यू, इस डेट पे ये वैल्यू हो गई, देयर विल बी ऑलवेज अ ग्राफ। तो जैसे ही ग्राफ आता है इट गिव्स मी अ साइन, ये मुझे बताता है कि दिस वैल्यू इज अ वेरिएबल। अगर वैल्यू वेरिएबल है तो अगर मैं आज की इंस्टेंट की बात करूं तब तो वो कांस्टेंट है, आज तो रेट इतनी ही है, बट इफ आई टॉक अबाउट 2 days आफ्टर और 2 days बिफोर तो वैल्यू कुछ और होगी,
दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल वैल्यू। तो जब जब वेरिएबल आता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक टाइम बेस्ड इक्वेशन बनानी पड़ती है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, I = I0 sin ओमेगा t + 5, है ना, क्योंकि वो उसी को फॉलो करने वाला है। मैं आज से कुछ साल बाद अगर फाइंड आउट करना चाहूंगा तो वो उसी इक्वेशन को फॉलो करना है ना, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। बट अभी गोल्ड वाला जो फैक्टर है, इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, है ना, ये तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता भी है और घट भी सकता है, ठीक है। तो आई एवरेज यहाँ पे हमें निकालना सीखना होगा, क्योंकि हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे तो पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है कंटिन्यूसली, तो पीरियोडिक फंक्शन अगर आ रहा है तो उस पीरियोडिक फंक्शन की एक एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, हम लोगों को यहाँ पे ये सीखना है। हालांकि ये भी मुझे पता चल चुका है, मेरी बात हुई थी आपके मैथ्स वाले सर से, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा देते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइन फंक्शन, तो ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए, है ना, मैं सिखाऊंगा, हालांकि खैर कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे मान रहा हूँ कि हमारी जो करंट की इक्वेशन है वो है I = I0 sin ओमेगा t। आई एम टेकिंग at t = 0, I = 0, therefore flux, therefore initial phase constant phi will be 0। सिंबल phi जो है फ्लक्स का था, इसलिए बार बार वही आ रहा है, phi initial phase constant will be 0। तो फाइंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन वन साइकिल। अच्छा, आपको याद दिला दूं, एवरेज हमेशा से यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमेशा से। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं एवरेज फोर्स की बात करूं तो इट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ अगर एवरेज करंट की बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे अगर एवरेज करंट की बात कर रहा हूँ तो इट विल बी टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। आपको अच्छी तरह बता दूं, याद दिला दूं, आई की दो वैल्यूज आपने पढ़ी थी, आई इंस्टेंटेनियस विच इज dq/dt, है ना, और एक आपने पढ़ी थी आई एवरेज विच इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्या मैं इस डेल्टा क्यू को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल आई dt अपॉन डेल्टा टी को ओनली dt? तो मैंने वही किया है, सेम टू सेम आप देख सकते हैं। आप इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको शुरुआत में करंट के चैप्टर में करवाया भी गया होगा, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज डाल देते हैं, है ना। आई एवरेज कैलकुलेट करना है इन वन साइकिल, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल I0 sin ओमेगा t dt अपॉन इंटीग्रल dt, ठीक है। और इसकी लिमिट्स रखनी है हमें 0 से लेकर कैपिटल T, 0 से लेकर कैपिटल, फुल साइकिल का है ना, इसलिए। तो I0 बाहर निकाल दो, इंटीग्रल T कर दोगे तो कैपिटल T यहाँ बनेगा। इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास जो टर्म आ रही है वो आ रही है साइन 2π/T इंटू स्मॉल t इंटू dt एंड लिमिट इज 0 से कैपिटल T, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, सभी लोग बताएं, माइनस कॉस, ठीक। कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचें, साइन का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस, है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों क्या, माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, बदला लेता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा I0 अपॉन टी बॉक्स माइनस का कॉस 2π/T इंटू स्मॉल t। ये सिर्फ और सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन हुआ है, डिवाइडेड बाय इस फंक्शन का भी डिवीजन करना पड़ता है, ये इंटीग्रेशन का हिस्सा है। अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन भी पढ़ना पड़ेगा फिर से। टी से ये टी कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूँ, ये तो हिंट थी, फिर आगे बढ़ूंगा तो मिलेगा मुझे I0 अपॉन 2π स्क्वायर ब्रैकेट। अगर माइनस होता है तो आपको याद दिला दूं, पहले ही हम लोग लिमिट्स को स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे cos 2π अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t, लिमिट्स को मैंने रखा इधर t और इधर 0। जैसे ही 0 से सब्सटीट्यूट किया, cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस कैपिटल T सब्सटीट्यूट किया तो cos 2π की वैल्यू होती है कितनी, 1। तो आप देखेंगे आंसर आपका आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझा देता हूँ। अब मैं मिटा रहा हूँ, ये डायग्राम आपको फिर से बनाना है, ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा बार बार, ठीक है। आपको ये डायग्राम फिर से बनाना है, ठीक है। फिर से याद दिला दूं आपको, इंटीग्रल I dt इज बेसिकली एरिया अंडर IT ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया होता है, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग फॉर कंप्लीट साइकिल, तो इस पूरा एरिया, इसका एरिया पॉजिटिव एरिया रहेगा, ये आपको पता है। इस पूरा एरिया, इसका एरिया नेगेटिव एरिया रहेगा, ये आपको पता है। तो ये जब दोनों ऐड होंगे तो टोटल एरिया ऑफ साइकिल, एक पूरी साइकिल का जो टोटल एरिया होगा दैट इज I dt, 0 से लेकर t तक वैल्यू वो 0 होगी, ठीक है। ऐसे है ना, 0 से लेकर t तक I dt की वैल्यू 0 होगी। ये पूरा तय है, क्योंकि आपको साफ दिखेगा कि ऊपर जो कर्व है वही नीचे भी है, तो एवरेज वैल्यू इसकी 0 ही होने वाली है। इसीलिए आपकी बुक के अंदर एवरेज करंट सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया है हाफ साइकिल के लिए। अब हम बात करेंगे आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के अंदर बच्चों क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लिमिट बदल जाएगी, है ना, ध्यान देना, 0 से t/2 I0 sin ओमेगा t dt अपॉन इंटीग्रल dt 0 से t/2, ठीक है, इस तरीके से। तो आई एवरेज है आपका I0 अपॉन t/2, ठीक है। देखो यहाँ लिमिट डाली तो t/2 आ गया, तो ये 2 पर चला जाएगा, तो इट विल बी 2I0 अपॉन t, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन हुआ तो माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होगी टर्म, ठीक है। और लिमिट 0 से t को मैं लिमिट इंटरचेंज कर देता हूँ, t से 0 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे
इट विल बी 2I0/t और ओमेगा की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ 2π/t, तो t/2π यहाँ आ जाएगा। अंदर cos 0, पहले 0, फिर माइनस cos 2π/T इंटू T अगेन, तो ये एक T/2 है ना, गलत कर दिया ना, T/2, 0 से T/2 तक की लिमिट थी तो T/2 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ T/2 डलेगा, तो इधर तो T है ही सही, यहाँ T/2 हो जाएगा, T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखना, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये T से T कैंसिल, यहाँ टर्म बना I0/π, अंदर बना cos 0 माइनस cos π। ध्यान से देखो, आप तो अपने लेवल पे करके देखना, तो यू विल सी आंसर इज 2I0/π। ये I एवरेज की वैल्यू आई है हाफ साइकिल के लिए। तो जब कभी भी पूरी साइकिल से काम ना बने, इसके अंदर करंट में यही करेंगे हम, और हर जगह यही करते हैं हम फिजिक्स में खास करके, जब कभी भी पूरी साइकिल से काम ना बने, पूरी साइकिल का एवरेज 0 आने लगे, तो देन टेक एवरेज ऑफ ऑलवेज अ हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल का जो एवरेज आ रहा है वो इस तरीके से आ सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आरएमएस वैल्यू निकालना आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है, याद दिला देता हूँ कहाँ सीखा है आपने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, KTG में, वहां पे भी आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाला करते थे, तो ये बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे फिर से। एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे भी ज्यादा रैंडमनेस होती है, जैसे इस करंट के अंदर भी आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि करंट की वैल्यूज अप एंड डाउन, दे आर ऑसिलेटिंग एंड दे आर फ्लक्चुएटिंग। तो जहाँ ज्यादा रैंडमनेस होती है तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि फुल साइकिल में एवरेज की वैल्यू प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है। ऐसा हमने अभी भी देख भी लिया कल की क्लास में कि एवरेज की वैल्यू 0 आ रही थी फुल साइकिल के अंदर, ठीक है। तो व्हाट वी ट्राइड टू कैलकुलेट एवरेज फॉर द हाफ साइकिल एंड वो हमें मिल गई वैल्यू। अब क्या होता है, याद रखिएगा, एवरेज की वैल्यू आपको निकालनी हमेशा आनी चाहिए। एवरी सिंगल टाइम यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, है ना। ये तो करंट की बात हो गई, यही सेम टू सेम चीज मैं आपसे किसी भी चैप्टर में पूछ सकता हूँ 11th से लेकर 12th तक क्लासेस के अंदर कहीं पे भी। जैसे मैं आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स भी पूछ सकता हूँ, है ना, एंड फोर्स का फंक्शन देके भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे ऐसे हर जगह पे जहाँ पे भी आया होगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी पूछ सकता हूँ। तो काफी जगह है जहाँ पे हम लोग इनके ऊपर बात कर सकते हैं। तो बाय एनी चैप्टर, अगर आप इस चैप्टर की मदद से भी एवरेज सीखते हैं तो भी आपको बेनिफिट थ्रू आउट फिजिक्स में होगा इस चीज का, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज इससे पहले निकालना नहीं आया है या आपने कभी इसको क्लास में पहले नहीं किया है, तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि आपको लास्ट क्लास का यानी कि कल की क्लास का पूरा प्रॉपर एवरेज निकालना आता हो, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ, आज की क्लास में आरएमएस को डिस्कस करते हैं। अब आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा इसका मतलब, क्योंकि आप लोग इससे पहले भी मिल चुके हैं। इट इज रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यानी कि सबसे पहले आपको स्क्वायर करना होगा किसी भी वैल्यू का, फिर आपको उसका एवरेज लेना होगा, एंड देन यू हैव टू टेक अंडर रूट ऑफ इट, ठीक है। देन ओनली यू विल बी गेटिंग IRMS, यानी कि आरएमएस करंट आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले स्क्वायर करो फिर एवरेज लो, है ना। एवरेज लेने के बाद फिर स्क्वायर रूट करो एंड देन स्क्वायर रूट करो, ठीक। अब आखिर IRMS क्यों निकालूं यार, क्या लॉजिक क्या है, क्यों सीख रहा हूँ IRMS निकालना, ठीक है। होता क्या है, बड़ा आसान था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, क्यों, क्योंकि वहां पे मुझे सिर्फ ये दिया होता था कि यार ये 10 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर 7 एम्पियर निकल गया, बताओ इस वाली ब्रांच में कितना करंट होगा, है ना। तो मुझे आराम से मैं बता सकता था ये 3 एम्पियर होगा, बहुत आराम से मैं बता सकता था ये 3 एम्पियर होगा। इतना आसान था करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का निकालना। क्यों आसान था, क्योंकि मुझे पता था ये 10 कभी नहीं बदलने वाला, ये 10 ही रहेगा एनी टाइम, ये कांस्टेंट करंट है, इसको स्टेडी करंट बोलते हैं। अब हम इतने टाइम से पूरी 12th पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमें आदत सी पड़ गई है कि डीसी करंट होता तो बहुत अच्छा होता, डीसी करंट होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों अच्छा होता, कि कभी मुझे अगर हीट निकालनी हो तो भी मैं IR² करके हीट निकाल सकता हूँ, अगर यहाँ रजिस्टर हो तो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ I² यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू R इंटू 2, 1 सेकंड में हीट बतानी है तो हीट आ गई, दिस इज 200 जूल्स, कितनी जल्दी मैं बता सकता हूँ। बट ये तभी बता सकता हूँ ना जब I कांस्टेंट हो। मुझे नहीं पता I की थोड़ी देर बाद वैल्यू 10 से 12 हो गई, 12 से 15 हो गई, तो मैं ये आंसर कभी भी सही नहीं निकाल पाऊँ। बात आ रही समझ में। तो हम एसी में अब उस दुविधा में मैं कहूँ या फिर मैं प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का कुछ अता पता नहीं है, कभी बढ़ रहा है फिर कभी घट रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या सोचा कि कोई ऐसी वैल्यू हो जो हमारी मदद कर सके, मतलब एसी करंट को अगर मुझे डीसी के लेवल पे लेके आना हो, यानी कि ऐसी कांस्टेंट वैल्यू बतानी हो, एक स्टेडी करंट की वैल्यू बतानी हो, है ना, एसी की ही वैल्यू को, अगर एसी के ही करंट को अगर एक स्टेडी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो एक ऐसे पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है जो फ्लक्चुएट ना हो, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या होगी, उसी को हम आरएमएस का नाम दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। मैं और एलेबोरेट करता हूँ बाय दिस प्रूफ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कैसे निकालते हैं IRMS, उस पर वर्कआउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस जगह पे आएंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है करंट के फंक्शन का। अब I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मैं यहाँ पे यही पुराना फंक्शन ले रहा हूँ। इफ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मैं यहाँ पे यही पुराना फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आई स्क्वायर एवरेज लेना है ना। और आई स्क्वायर एवरेज कैसे लूंगा, इंटीग्रल ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। देखो इसका स्क्वायर कर दो सीधे सीधे, लिमिट डाल दो 0 से कैपिटल टी तक, इंटीग्रल में डी टी है ही सही, लिमिट डाल दो 0 से कैपिटल। ध्यान से देखो, ठीक है। आई स्क्वायर का एवरेज ले लिया, ये अपना एक्सप्रेशन आई बात समझ में। अब मैं जानता हूँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, मेरे पास साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो मुझे साइन स्क्वायर वाले टर्म्स में ही आंसर चाहिए होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये cos 2 थीटा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, एंड देयरफॉर आई कैन से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ध्यान से देखो, लिख सकता हूँ। अब ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री में अपनी आइडेंटिटी सीखी भी होगी। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई कैन राइट दिस डाउन एज 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। बट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस आइडेंटिटी का इस चैप्टर में, तो अगर आप इसे मिस करते हैं या भूलते हैं कभी भी, तो मेक श्योर कि आप इस चीज को जो है लिख के रखें, है ना, सामने रखें, टेबल पे बिल्कुल नोट डाउन करके रखें, एंड अपने आप को रिमाइंड कराते रहें। बहुत ही ज्यादा रोल है इस चैप्टर में इन आइडेंटिटीज का, स्पेशली साइन का फंक्शन आ रहा है तो इससे जुड़ी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कभी भी काम आ जाएंगी, वी विल नेवर बी एबल टू गेस, ठीक है। तो अब क्या करना है, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट टर्म में बाहर ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ, आई स्क्वायर का सिर्फ एवरेज ले रहा हूँ। ये साइन जो होता है, ये दोनों तरफ जो ये अपन ने ट्राइंगल्स बनाए हैं, तो ये एवरेज का साइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर इंटीग्रल का साइन 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 1/2 ब्रैकेट और ये डी टी, ठीक है, अपॉन इंटीग्रल ये एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है। आई स्क्वायर एवरेज आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, है ना, इंटीग्रेशन किया हाफ इंटू टी, यहाँ पे फंक्शन बन गया 0 से कैपिटल टी अपनी लिमिट। याद रखें इस बार मैं फुल साइकिल ले रहा हूँ, है ना, फुल साइकिल फॉर फुल साइकिल 0 से टी तक ले रहा हूँ, यानी कि टाइम विल बी फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है। फिर ब्रैकेट रखेंगे, ब्रैकेट रहेगा, है ना, ब्रैकेट रहेगा माइनस cos 2 ओमेगा टी। cos 2 ओमेगा टी का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो बताइए क्या आना चाहिए आंसर, तो आप जानते हैं आंसर आना चाहिए साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू 2 ओमेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। एंड फिर से वही बॉक्स रहेगा, है ना, एंड बॉक्स की जो लिमिट है वो 0 से कैपिटल टी तक रहेंगी इस तरीके से, और ये टी है ही से यहाँ पे आ रखा, ठीक है। तो ये है अपना पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को डाल दीजिए, तो क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, यहाँ पे इट इज टी बाय 2 माइनस, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा को मैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख सकता हूँ, तो इट विल बी टी अपॉन 2 पाई इंटू 4 यानी कि 8 पाई, है ना। और यहाँ पे अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज साइन 2 ओमेगा टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा तो 2 पाई बाय कैपिटल टी लिखूंगा तो इट विल बी 4 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर टी एंड ब्रैकेट लॉक। ऐसे पूरा ध्यान से देखो, एक एक स्टेप ध्यान से देखो, सही बात है ना। अब अगर आप ध्यान दोगे तो इस पूरे लिमिट के प्रोसेस में ये पूरी टर्म हमारी 0 होने वाली, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं फिर से यहीं आ जाता हूँ ओरिजिनल जगह पे, है ना। अब इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर हमें दिख रहा है ना आई स्क्वायर के एवरेज का, वो मुझे साफ साफ दिख रहा है, इट इज आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये दिख रहा है। अब आपसे कहा गया कि इसी स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, तो IRMS किया मैंने, इट इज अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज, या फिर ऐसे लिख सकते हो आई स्क्वायर का एवरेज, तो आंसर विल बी आई नॉट अपॉन √2. So this is the value of IRMS for full cycle. This is the value of IRMS for full cycle. This is the value of IRMS for full cycle. ठीक है, आप चाहें तो इसी प्रोसेस को रिपीट कीजिए, और करना चाहिए आपको, रिपीट दिस प्रोसेस फॉर हाफ साइकिल, है ना। इस बार फुल साइकिल में ही मेरा आंसर नॉन जीरो आया है, तो आपने इसका मतलब ये नोट कर लिया होगा कि IRMS एक ऐसी वैल्यू है जहां पे ऑसिलेशन होने के बावजूद भी हम एक कांस्टेंट करंट की वैल्यू बना सकते हैं। अब इस IRMS का डिपेंडेंस किसी भी चीज पे नहीं है, इट डजंट डिपेंड ऑन टाइम। अब ध्यान से देख ले, इट डजंट डिपेंड ऑन टाइम, तो यू विल वेरी इजीली एंड वेरी कंफर्टेबली बी एबल टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। जहां पे जैसे होता क्या है, करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है ना, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, इंटीग्रेशन हर जगह पे करने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि जब भी मुझे कोई प्रोसेस करना होगा, चाहे मैं छोटी हीट ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं सैंपल दिखाऊंगा आपको भी जस्ट अभी थोड़ी देर में। तो उन केसेस में इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल एंड इजी टू गो एंड सॉल्व योर क्वेश्चंस विद IRMS, ठीक है। तो IRMS इज I0 by √2।
इसको हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करें, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, आरएमएस की जरूरत क्यों पड़ रही है वो भी देख लेते हैं। सपोज मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है ना, एसी सर्किट के साथ में, ठीक है, आर। तो मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ इस एसी सर्किट के अंदर हीट कैलकुलेट करके बताओ, तो आप सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे कि एक आई करंट जा रहा है एंड वो आई करंट इस तरह से जा रहा है, तो एक पूरी साइकिल में कितनी हीट कैलकुलेट होती है आप ये बताएंगे। तो मैंने ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई स्क्वायर आर, आई की जगह इक्वेशन डाल देंगे क्योंकि आई नॉट ये मैंने जनरल इक्वेशन डाली है, इसमें फाइव भी है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रोसेस तो सिर्फ सेम टू सेम वही है। अगर आप ध्यान से देखें तो आर कांस्टेंट है, तो मैं इस आर को बाहर निकाल दूंगा। जरा ध्यान से देखिए, आप इस आर को मैं बाहर निकाल दूंगा, आप दिखेगा आपको यहाँ पे कि एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ टर्म आ रही है आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की और इंटू डी टी की, है ना, ये टर्म आ रही है आपके पास 0 से लेकर टी तक। ध्यान से देखिए, और अगर आप ध्यान दें तो यही सेम टू सेम टर्म अपन ने यहाँ पे लिखी हुई थी, यहाँ इसके जस्ट नीचे जो मैंने मिटा दी, आप देख सकते हैं इसके नीचे मैंने यही टर्म लिखी थी। तो मैं कह सकता हूँ दिस वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी इसके बराबर होगी। तो मैं इसको आर इंटू कैपिटल टी इंटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 लिख देता हूँ। तो ये मेरी हीट एनर्जी आएगी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने पे तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ऐसे लिखना शुरू कर दिया कि आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, आई आर एम एस का स्क्वायर, है ना, इंटू आर इंटू टी। तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला बन गया जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में डीसी करंट के साथ पढ़ते थे। तो हमें ये पता चला कि जो करंट डीसी वाला आई स्क्वायर आर टी वाला करंट होता था वो एसी के अंदर आई आर एम एस की तरह कहलाता है, यूज किया जाता है। तो जब कभी भी हीट निकालनी होगी मुझे किसी एसी करंट में, तो आई बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, बिकॉज इंटायर प्रूफ करके, इंटायर इंटीग्रेशन करके हासिल हमें यही चीज हो रही है। सही बात समझ में? So that is why we say RMS value of AC is that value of steady current which would generate same amount of heat in a given resistance in a given time as that of your previous chapter. Clarity? तो RMS की वेलोसिटी भी आप इसीलिए निकालते थे वहां पे पहले, एंड यहाँ पे करंट फिर से एक और बार आया। तो क्लैरिटी आपके मन में ये होनी चाहिए कि RMS आखिर क्यों जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए आप अपनी तरफ। इस इक्वेशन के अंदर आपको बताना है व्हाट इज द पीक वैल्यू। बताइए व्हाट इज द पीक वैल्यू। चलिए देखें, ध्यान से देखिए, इधर कर दें। हमारे पास जो इक्वेशन है ना, इट इज v इक्वल्स टू 220 रूट 2 साइन ऑफ 314t माइनस 5, है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो 314 है कंपैरिजन से, है ना। और मैं ये भी कह सकता हूँ जो v नॉट है, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो v नॉट है, दिस v नॉट इज इक्वल टू 220 रूट 2। ठीक है, अब अगर आपको VRMS कैलकुलेट करना है तो बड़ा सिंपल है, इट इज V नॉट बाय रूट 2, तो आंसर इज 220 वोल्ट, सिंपल एज दैट। ठीक है, दिस इज VRMS। अब आते हैं ओमेगा के ऊपर। ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो आप ध्यान से देखो, आप देख सकते हो 2 इंटू 3.14, है ना, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314 है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 314 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू, मैंने इधर का डेसिमल हटा के 100 उधर लगा दिए, तो इट इज 50 हर्ट्ज, है ना। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपको यहाँ दिख रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, तो दिस इज अगेन कमिंग बैक फ्रॉम योर एसएचएम चैप्टर। ठीक है, तो आप ये समझें कि माइनस का मतलब, -5 का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको पीछे जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी वापस से, है ना, एंड ये आप ही को करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कुछ आंसर जो आपको यहाँ ध्यान रखने, एक तो ये आंसर हो गया, मतलब कैसे इक्वेशन से हमें इन वैल्यूज तक पहुंचना है ये आपको ध्यान रखना है। ये VRMS कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर फोकस करें, V नॉट कैसे निकाला जाता है उस पर फोकस करें। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी आ चुकी है अपने पास, RMS वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, दिस इज इट। अगर आप ये जानना चाहें कि -5 का मतलब क्या होता है, चलो मैं बता ही देता हूँ। P इक्वल टू 0 पुट करो, यू विल सी कि जो वैल्यू है वो आ जाएगी V इक्वल टू 220 रूट 2 साइन ऑफ माइनस का 5, है ना। तो आई कैन इजीली सेंस हियर इट इज 220 रूट 2 साइन 5, ये यहाँ एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि इसका जो ग्राफ है आपका वो नेगेटिव से स्टार्ट होने वाला है, नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये होता है इनका मतलब बेसिकली। तो याद रखें, ठीक है, एसएचएम से है तो थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा लें वहां के लिए। सॉल्यूशन नंबर 2, आप देख सकते हैं देयर इज अ करंट एंड द इक्वेशन इज शोन टू यू एंड यू हैव टू टेल कैलकुलेट RMS करंट फॉर द पीरियड t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t। ठीक है, तो पहले एवरेज भी निकालें, है ना। तो इसी में मैं नेक्स्ट पार्ट ये भी कर देता हूँ, also calculate average for same time period, calculate average for the same time period। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले I एवरेज की बात करते हैं। I एवरेज फाइंड आउट करने के लिए I dt अपॉन इंटीग्रल dt, 0 से कैपिटल T, 0 से कैपिटल T, ये एक्सप्रेशन है। I की वैल्यू यहाँ पे है I नॉट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T dt, नीचे है इंटीग्रल dt, ये S है ना। ध्यान से देखो, इसका तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, तो हो ही जाएगा हमेशा, है ना। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाता है। तो इससे मुझे क्या मिला, I नॉट अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है,
इंटीग्रल किया जो अपन ने, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आया अपने पास t²/2, 0 से कैपिटल T, यहाँ पे लिमिट रहेंगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एवरेज एंड इट इज इक्वल टू t² कैंसिल आउट हो रहा है, साफ दिख रहा है ना, इंटू t²/2, तो आप देखोगे इट इज I0/2, है ना। तो ये तो हो गई इसकी आई एवरेज वैल्यू। तो मैंने जो बाद में फाइंड आउट करना था, जो बाद में पार्ट लिखा, वो पहले कैलकुलेट कर दिया, एवरेज वैल्यू निकाल दी हमने सेम टाइम पीरियड के लिए, ये इसका एवरेज आ गया और फुल साइकिल में ही एवरेज जो है नॉन जीरो आया, तो कोई इशू है ही नहीं। आप चाहो तो इसी को सेम टू सेम को हाफ साइकिल के लिए भी रिपीट कर सकते हो, है ना। तो ये आपको करना है, ये मेहनत आपकी तरफ से होनी चाहिए, ईमानदारी से करें, बहुत जरूरी है। फिर आता हूँ मैं IRMS पे, है ना। IRMS वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, ठीक। तो IRMS में क्या करना होगा, पहले I² करना होगा और फिर उसका एवरेज निकालना होगा। तो चलो एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले I² का एवरेज कैलकुलेट करते। तो हमने किया, I² का एवरेज क्या होगा, I0² T² अपॉन कैपिटल T² इंटू dt, ध्यान से देखो, है I² इंटू dt अपॉन नीचे इंटीग्रल dt, है ना। यहाँ पे लिमिट हो गई 0 से कैपिटल T, यहाँ पे लिमिट हो गई 0 से कैपिटल T, ठीक। तो जब एक्सप्रेशन को आगे खींचा तो वी केम टू नो I0² अपॉन T² और अंदर T² इंटू dt, 0 से कैपिटल T इसकी लिमिट एंड यहाँ T, तो दिखा कि I0² अपॉन T³ का एक्सप्रेशन यहाँ बन गया, है ना। और यहाँ जो लिमिट आ रही है, आप ध्यान से देखोगे तो एक्सप्रेशन आ रहा है t³ अपॉन 3, 0 से कैपिटल T तक, तो I0² अपॉन 3 का एक्सप्रेशन यहाँ पे बन रहा है, दिस इज I² एवरेज। ध्यान से देखो, दिस इज I² एवरेज। अब IRMS में हमें यही करना होता है, हमें अंडर रूट लेना होता है, ये IRMS वैल्यू है। तो मेरे हिसाब से टफ पार्ट नहीं है, बहुत आसान पार्ट है, जिसको बहुत आसानी से किया जा सकता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसके क्वेश्चंस आपको खुद बना लेने चाहिए अपने एंड पे, है ना। कुछ मैंने देखा आपके मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल्स के अंदर भी दिए गए, उनके अंदर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व एग्जांपल करो और आपका जो डू योरसेल्फ है उसकी भी प्रैक्टिस करो। तो ये पार्ट बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी से हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज इट, अपन इस मॉड्यूल को सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा कि कैसे IRMS वैल्यू और आई एवरेज निकालनी आनी चाहिए और गिवन इक्वेशन से कैसे पता लगाना चाहिए कि पीक वैल्यू क्या होगी एंड IRMS वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको रेजिस्टेंस दे देता, जैसे मैं आपको रेजिस्टेंस देता है इसी क्वेश्चन में, आप इसका चाहे तो एक आगे एक पार्ट और जोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सुनना ध्यान से, सिर्फ सुनते रहना। सपोज मैंने बोला होता क्वेश्चन 3, सपोज रेजिस्टेंस इन क्वेश्चन 1 इज R इक्वल्स टू 10 ohms, देन करंट विल बी I इक्वल्स टू V/R, है ना। V/R होता तो V की वैल्यू 220 दे रखी है, तो 22√2 एंड साइन ऑफ जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है अपना 314t-5, ठीक। ये एक्सप्रेशन आ जाता है आपका I का। नाउ अब यहाँ से मैं फिर से IRMS कैलकुलेट कर सकता हूँ, विच विल बी I0/√2, तो इट विल बी 22 एम्पीयर, है ना। और I0 की वैल्यू 22√2 हो जाएगी, तो ये पीक वैल्यू हो गई और ये करंट की RMS वैल्यू हो गई। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई मुझसे पूछता है करंट एट एनी टाइम t, तो ये जनरल इक्वेशन होगी करंट की। अगर कोई पूछता है करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, तो वो ये होगी। अगर कोई पूछता है करंट की RMS वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी। तो 3 करंट की इक्वेशन आपको हमेशा लिखनी आनी चाहिए, एक टाइम वाली, एक RMS वाली और एक एवरेज वाली। यहाँ पे इन तीनों का स्पेशल रोल है और आज की क्लास तक हमने ये पर्टिकुलर चीजें सीखी, इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस अब करनी है घर पे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम करते रहेंगे। हेलो, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं एंड AC करंट में और बातचीत करते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, प्लस कई बार ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं जो आपके सामने है। सबसे पहले हम ये सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा करंट घातक है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे घर में AC करंट आता है और हमारे घर में बैटरी भी है इन्वर्टर वाला, तो DC करंट भी होता है कभी कभी, तो इन दोनों करंट में से खतरनाक कौन सा करंट है सर, ऐसा आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट की, तो इतने फील तो हमें आ ही चुकी है कि ऐसा करंट है जो डायरेक्शन बदल रहा है, और डायरेक्शन बदलने का भी इसका कुछ टाइम पीरियड है, कोई टाइम इंटरवल है जिसमें अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। साथ ही साथ ये भी चीज पता चल रही है कि अगर डायरेक्शन बदलता भी है तो भी फ्लो तो करता ही है, मैग्नीट्यूड तो एग्जिस्ट करता ही है उसके अंदर, तो इसका मतलब नुकसान तो दे रहा है। अगर किसी इंसान को लग जाए तो, और अप्लायंस के अंदर जा रहा है तो पक्की बात है यूज तो आ ही रहा है। तो दोनों में से कौन सा खतरनाक है, ये वाला या फिर ये वाला, अक्सर आपके मन में सवाल आता होगा। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे लॉजिक क्या होता है। पहली बात तो दोनों अपने अपने जगह पे डेंजरस है, ठीक है, बट सबसे बड़ा फैक्टर जो है मैं वही यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। फॉर एन एग्जाम्पल, AC को अच्छा बोला जाता है, ये मामूली सा कह सकते हैं पॉइंट है, बट ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। AC इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें एक साइकिल में करंट 2 बार 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है आपके पास 0.02 सेकंड्स में फेयर चांसेस हैं कि आप अपना हाथ 2 बार हटा सकते, मतलब पहली बार में कामयाब हुए तो बहुत अच्छी बात है, वरना दूसरा मौका भी मिलता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट आपको फेयर चांस देता है कि आप डिटैच कर लो अपने हाथ को एंड फिर अब उसके
बात पूरा आपके ब्रेन के ऊपर ब्रेन के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन ने कितनी जल्दी रिफ्लेक्स दिया। अगर ब्रेन ने फटाफट रिफ्लेक्स दिया, किसी किसी के रिफ्लेक्स अच्छे होते हैं एंड किसी किसी के रिफ्लेक्स डैमेज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कारण, शॉक के कारण। तो रिफ्लेक्स के डैमेज होने के कारण वो हाथ हटा ही नहीं पाता है, वो चिपक जाते हैं, देयर बॉडी गेट बर्न्ड। तो ऐसा भी होता है। तो समझने की कोशिश करें बात को। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर हैं, अगर मैं कंपेयर करने जाऊंगा तो कुछ इसके भी खतरनाक है, कुछ इसके भी। बट अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी सी हियर इज एसी ऑफ 220 वोल्ट। अगर मेरे घर में है ना, अपने घर में 220 वोल्ट आता है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ आरएमएस या फिर द वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज विल बी 220√2। एक्चुअल में जो भी आपके घर के अंदर वैल्यू आ रही है ना, जो भी आपके घर के अंदर वैल्यू आ रही है, बेसिकली वो आरएमएस होती है। ठीक है, अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। अब जो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं उसमें तो आई नॉट शो होता है, तो आई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे आरएमएस में √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर विल बी दिस। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो दिस वैल्यू कम्स अराउंड 310 वोल्ट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके घर में अगर 220 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो वो 220 ना होके 310 है। यही रीजन होता है कि हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो 220 वोल्ट पे बना है उसके साथ में आपको इनबिल्ट स्टेबिलाईजर मिलता है। स्टेबिलाईजर का काम ये होता है कि वो जो भी वोल्टेज के अंदर अप्स एंड डाउन आए उनको रेगुलेट करे टाइमली। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए जो आपके घर में वोल्टेज आ रहा है वो आरएमएस है, एसी के थ्रू, एसी करंट के थ्रू, एंड उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो होगी 220√2, दैट इज 310 वोल्ट। ठीक है, और अगर इसको डीसी से कंपेयर करो तो डीसी तो 220 ही होता है, तो डीसी सप्लाई जो है यहाँ पे इट इज ओनली 220 वोल्ट ओनली। अब आपको बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो आपको पक्का पता चल जाएगा ऊपर वाला ज्यादा है, एंड दिस इज वेरी मच डेंजरस। बट फिर से बता दूं, प्लस पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि एसी में एक साइकिल में 2 बार हाथ छुड़ाने का मौका मिल रहा है, जबकि ऑन दी अदर साइड डीसी में एक बार चिपक गए तो भाई साहब सीधे रवाना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमें याद रख। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, अगर कभी आपको मिले तो आंसर इज एसी करंट इज मोर डेंजरस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। हमसे पूछा गया है फाइंड आरएमएस करंट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी एंड एसी करंट। कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ से हमें एक 3 एम्पियर का डीसी करंट मिला और यहाँ से मुझे 4 sin ओमेगा टी का एक एसी करंट मिला, है ना। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ठीक है, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। अब ये जब दोनों कंबाइन होंगे और एक सिंगल वायर के अंदर आएंगे तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 होना चाहिए, एज पर अवर केसीएल लॉ ये होना चाहिए। अब जो भी नेट करंट यहाँ पे आ रहा है I, जो भी नेट करंट यहाँ पे आ रहा है I, इस नेट करंट का आपसे आरएमएस पूछा गया है। ये हमारा सवाल है, क्या कर पाएंगे? सोचिए, बिल्कुल कर पाएंगे यार। आरएमएस निकालने का एक बहुत ही सरल तरीका आपको सिखाया गया है, वो है अंडर रूट करें एंड आई स्क्वायर का एवरेज ले लें, कुछ यूं। ठीक है, तो सबसे पहले आई स्क्वायर के एवरेज पे बात की जाए तो आई स्क्वायर का एवरेज होगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2। ये आई स्क्वायर का एक्सपेंशन हो गया एंड इसका एवरेज लेना है, बरोबर एकदम। सुनो आप ध्यान, चाहो तो इससे भी प्रूफ कर सकता हूं मैं, चाहो तो इस डेटा से भी प्रूफ कर सकता हूं मैं। मैंने सोचा नंबर ले आएंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो I1 ये मान लेना, I2 ये मान लेना। ठीक है, तो ऐसे करते हैं अपन। तो मेरे ख्याल से मुझे जो करना है वो साफ दिख रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे। अब इधर ध्यान से देखो, इट इज 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 4 3 12 12 2 24 24 साइन ओमेगा टी कंप्लीट। इस पूरे एक्सप्रेशन का मैं अब आपसे चाहता हूं कि आप एवरेज बताएं। ठीक है, 9 का एवरेज बच्चों 9 ही होता है, परफेक्ट एकदम। ठीक, साइन ओमेगा टी का एवरेज सीख चुके हो इससे पहली क्लास के अंदर फॉर द कंप्लीट साइकिल। अच्छा, एवरेज भी जो है पूरी साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, तो कंप्लीट साइकिल के लिए साइन। अब मैं आपको बता दूं आपका आज का होमवर्क क्या होना चाहिए, यहाँ लिखता हूँ। आपको होमवर्क ये करना है, आपको ये देखना है कि यार साइन थीटा का एक कंप्लीट साइकिल में यानी कि 0 से लेकर 2 पाई तक में एवरेज क्या होता है। सिमिलरली आपको ये देखना है कॉस थीटा का क्या एवरेज होता है। सिमिलरली आपको ये देखना है कि साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट मतलब फाइंड आउट करके रखनी है साइड में बॉक्स, बिकॉज ये चीजें यहाँ काम आने वाली हैं बहुत ज्यादा। एवरेज हर जगह करना पड़ रहा है। अगर ये वैल्यूज आपको याद होंगी तो यू विल बी स्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम एवरीबॉडी हु स्टडिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे अगर आपकी मेहनत है और आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपने पढ़ रखी है यार, है ना। तो साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है ओवर अ साइकिल इट इज 0, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू है ओवर एन एवरेज इट इज 1, इट इज 1। ठीक है, चाहे तो आप निकाल के देख लें, कोई दिक्कत है ना। तो आंसर यहाँ मुझे दिख रहा है 9 प्लस 16 इट इज 25। आप ध्यान से देखो, कहीं कोई दिक्कत मुझे बताएं। चलो एक काम करते हैं ना अपन, मैं आपको
साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू निकालना बताइए। लेट्स डू दिस। देख, मेरे पास एक फंक्शन है ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, या फिर साइन स्क्वायर थीटा, और अपन को इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है पूरी साइकिल की 0 से 2 पाई की डी थीटा। ठीक है, रेडी हो सब? अब एवरेज वैल्यू देख लेते हैं कि कितनी आती है इसकी। इस पे तो आप लोग श्योर हो गए, है ना, क्योंकि ये तो हमने लास्ट क्लास में किया है। होमवर्क तो मैंने दिया आपको, बट चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी इसके अंदर कि कैसे करेंगे। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा को मैं यूं लिख सकता हूँ, मुझे लग रहा है आंसर जो है कुछ और आना चाहिए, देखते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा एंड 2 विल गो डाउन। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाए 1/2 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा, ये इसकी लिमिट रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे इट इज थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है, तो आंसर आ गया ना माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन 4। एक बार 2 से फिर से डिवाइड किया जाएगा और ये लिमिट आ गई 0 से लेकर 2 पाई। जब 2 पाई आप सब्सटीट्यूट करोगे तो अपर इट विल बी पाई माइनस साइन ऑफ 4 पाई अपॉन 4, है ना, माइनस जीरो खत्म, पीछे वाला लिखने की जरूरत ही नहीं। अब साइन ऑफ 4 पाई क्या होता है आप जानते हैं, इट इज 0 ओनली। अब ये सिर्फ और सिर्फ इस टर्म की वैल्यू आई है। एवरेज हमेशा लिया जाता है टोटल एंगल कवर्ड, तो 0 से 2 पाई यहाँ डी थीटा होना चाहिए था। अब इसका आंसर हमेशा 2 पाई आएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो पाई अपॉन 2 पाई विल गिव मी अ रिजल्ट ऑफ हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पे आपको 1/2 लिखना होगा। गेटिंग द पॉइंट? फिर अब आगे बढ़ेंगे तो ये 25 नहीं लिख सकते आप, इट विल बी, यहाँ लिखता हूँ आगे, इधर लिख लेते। तो आई स्क्वायर का जो एवरेज है इट विल बी 9 प्लस 16 अपॉन 2 एंड इट इज 9 प्लस 8 दैट इज 17 एंड आई आर एम एस विल बी अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज एंड इट इज √17 एम्पियर। दिस इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन। तो मेन अब आगे आप कर सकते हो हमेशा, ये लंबा प्रोसेस आपको सिर्फ इसलिए लगा होगा क्योंकि वो बीच में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, तो अब आपको वैल्यू याद रख लेनी है। एक टाइम पीरियड के अंदर साइन की एवरेज वैल्यू 0, कॉस की एवरेज वैल्यू 0, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ एक साइकिल के अंदर। कॉस स्क्वायर थीटा की क्या होगी ये आप निकालो, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी चीज, हाफ साइकिल के लिए साइन थीटा की एवरेज वैल्यू आप निकालें, कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू आप निकालें, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए आप निकालें। ठीक है, तो ये सारा आज का होमवर्क है आपका जो आपको ईमानदारी से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सोचो, जल्दी सोचो, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करोगे। इसे रिपीट करें आप, निवेदन मान लें, इसे बहुत इंपॉर्टेंट निवेदन है आपसे, इसे रिपीट करें नंबर 1। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया है क्योंकि मुझे पता है आप भूल ना जाएं इसीलिए, है ना। तो ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब होता क्या है, बहुत ज्यादा मतलब एसी करंट इज वेरी वेरी डिफरेंट, अगर आपने अभी तक नोटिस कर लिया हो तो होता क्या है कि कैन आवर डिवाइसेस सच एज एमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर मेजर एसी सप्लाई? द आंसर इज बिग नो, आंसर इज अ बिग नो। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज बेसिकली करंट, सपोज ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो गैल्वेनोमीटर को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करके एमीटर और वोल्टमीटर बनाए जाते हैं। तो आई जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ एंड इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द गैल्वेनोमीटर, तो होता क्या है, आप इमेजिन योरसेल्फ डूइंग द एक्सपेरिमेंट एंड दिस करंट इज गोइंग एज आउटपुट। ठीक है, अब हम जो करंट सप्लाई करने जा रहे हैं इट इज दिस करंट। ठीक है, तो पहले ऐसे सोचना, ए वाली साइकिल के लिए आपका डिफ्लेक्शन आया करंट का गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसे, अपर साइकिल पॉजिटिव साइकिल के लिए। बी वाली साइकिल के लिए आपका डिफ्लेक्शन जो आया वो यूं आया। ठीक, यहाँ बीच में जो एक पॉइंट आया बीच में रहेगी, है ना। तो एक काम करें अपन, बी इसको बना देता हूँ एंड सी इसको बना देता हूँ, तो ये बीच में यूं आई एंड देन फिर उसके बाद ये इधर चली गई ऐसे। ठीक है, फिर वापस से ये पॉइंट आएगा डी वाला, फिर ये डी पे वापस से सेंटर में आएगी एंड फिर ये ई पे, यहाँ पे इस साइकिल के लिए फिर से यूं शो करेगी। तो अब दिखा रहा हूँ, है ना, ये प्रोसेस कितने टाइम इंटरवल का है, मात्र 0.02, मतलब 1 सेकंड का 1/50वां हिस्सा, बहुत ही ज्यादा छोटा। तो इसका पता है क्या होगा, ये ऐसे हिलेगी नीडल बीच में गैल्वेनोमीटर की, यूं ऐसे हिलेगी, मतलब ये जाना चाहती है बट ये ऐसे वाइब्रेट करेगी अपनी जगह पे खड़ी होगी, तो ये 0 के पास ही हिलती रहेगी यूं, क्योंकि जैसे ही इसका इधर जाने का वक्त आएगा रहेगी, क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी करंट आ रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर बोलूं चाहे एमीटर बोलूं चाहे वोल्टमीटर बोलूं, ये सारे के सारे मेजर कर ही नहीं सकते आपके एसी करंट को कभी भी, इनको सिर्फ आप डीसी करंट में ही यूज कर सकते। तो ये लॉजिक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कह सकते हो इफ यू आर गोइंग टू राइट सम एक्सप्लेनेशन इन योर नोटबुक और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अगर कोई आता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ नीडल and high frequency of AC current, the needle stays at 0 itself and only vibrates and doesn't show a neck movement at all. ठीक है, तो सिंपल है, ऐसे लिख के अपन क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर यार इस तरीके की सिचुएशन रहेगी तो हाउ वी विल बी एबल टू मेजर AC करंट। तो देयर आर सर्टेन डिवाइसेस, इसी क्वेश्चन के लिख देता हूँ, है ना, स्पेस लिख रहा है इसलिए, देयर आर डिवाइसेस फॉर मेजरमेंट ऑफ
AC करंट एंड दे आर हॉट वायर एमीटर वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये जो है ये डिवाइसेज हैं जिनकी मदद से हम लोग AC करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, चीजें बहुत काम की हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम ये सारी चीजें जो अभी तक अपन ने पढ़ी, दीज आर ऑल बेसिक्स, और इनसे रिलेटेड सवाल मैं बीच बीच में आपको बहुत सारे करवाता रहूंगा। इनफैक्ट एक सवाल आज ही करेंगे अपन, एक दो सवाल और करेंगे अपन आज इनके ऊपर बेस, बट फिलहाल चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। उसका मेन कारण ये है कि याद होगा आपको, मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि SHM आपको स्टार्ट करना है, बट देन मुझे पता चला, मैसेज भी आया, एग्जाम है ना, आप लोगों का एग्जाम था, तो आई केम टू नो यार इट विल बी वेरी टफ फॉर यू पीपल टू मतलब सेम टाइम पे एग्जाम की तैयारी भी करना, एग्जाम के सिलेबस को भी रीड करना, एंड अलॉन्ग विद दैट मैं आपसे एक पुराने चैप्टर की रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। तो आई नो इट इज अ टफ पार्ट, एंड एक भी दिन बीच में खाली नहीं आ रहा है। एवरी डे यू आर लोडेड विद 3 लेक्चर्स, बट यार बेटा और कोई चॉइस नहीं है कि मैं कुछ SHM की चीजें यहाँ और आप लोगों के साथ शेयर करूं, सो दैट कि आपकी वहाँ की मेहनत और आपका हर तरीके से 11th का रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। आई विल मेक श्योर दैट। तो इसी के लिए जो है मैं इस पर्टिकुलर सर्किट पे जल्दी आना चाहता हूँ। ठीक है, ये सर्किट कहता है कि इसी में मतलब हमें फेजर डायग्राम की बेसिकली प्रैक्टिस करनी है। SHM का मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहां भी फेजर डायग्राम था, बहुत ज्यादा जरूरी है। फेजर डायग्राम क्या बताता है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा इस सर्किट को समझने के बाद। ठीक है, तो जो सबसे पहला सर्किट हमारा आया है, इट इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मतलब अगर किसी सर्किट के अंदर मैंने AC सप्लाई दिया और उस सर्किट के अलावा और कुछ भी नहीं है, ना कैपेसिटर ना इंडक्टर और कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली फिजिक्स है, सर्किट वाली फिजिक्स है सॉरी, इसको 3 इंटीग्रल सर्किट एलिमेंट्स में हम लोगों ने ब्रेक किया हुआ है। फर्स्ट इज योर रेजिस्टेंस, सेकंड कैपेसिटर के, इन 3 केसेस में हमने इसको ब्रेक किया हुआ है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। अब हर बार जब कभी भी बातचीत होती है सर्किट की, तो आपने नोटिस किया होगा हम तीनों का एक एक करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले आपने RC सर्किट पढ़ा, मतलब मैंने ये फील कराया आपको कि अगर कैपेसिटर पढ़ लिया आपने तो कैपेसिटर के साथ में अगर रेजिस्टर आ जाए तो क्या होगा। फिर अगले चैप्टर में अपन आए, ठीक है, और इंडक्टर के साथ में भी फिर मैंने आपको बताया अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो क्या होगा। और इन दोनों से पहले आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, उसमें आपको सिर्फ ये बताया कि अगर रेजिस्टर हो तो क्या हो। ठीक है, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं यहाँ पे जो एकदम धीमे धीमे आपके पास आ रही हैं और इनको आपको जोड़ के कनेक्ट करके समझते जाना है कि आगे क्या करना है। ठीक है, वापस से मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे चला गया। अब सिर्फ रेजिस्टेंस है आपके पास, बट सप्लाई इस बार DC नहीं है, इस बार सप्लाई आपकी AC करंट। तो बताएं कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करता होगा, यहाँ I। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो अब फॉर्मूला बड़ा आसान है। अब देखो सप्लाई कौन कर रहा है, वो आप कर रहे हो, तो इसकी इक्वेशन आप ही को पता होगी इज इक्वल टू E अपॉन R। तो E will be equal to E0 sin omega t upon R. Now I can write this equation as I equals to I0 sin omega t, where I0 is equals to E0 by R. This is the answer, है ना, बस इतना सा ही है आंसर। अब if I want to talk about the phasor diagram for this circuit, है ना, अगर मैं AC डायग्राम के लिए फेजर डायग्राम की डिमांड करता हूँ जैसा कि नाम बता रहा है पर्टिकुलर ये जो डायग्राम है फेज शो में 3 फेज करंट की रिक्वायरमेंट है। आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रांसफार्मर में 3 फेज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कॉलोनी के अंदर, कुछ पर्टिकुलर फ्लैट की लाइट चली गई और कुछ की नहीं गई। ठीक है, तो यू विल नॉट बिलीव कि जैसे 3 फेज हैं 1 2 3 आपके ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इससे कुछ घर कनेक्टेड है, इससे कुछ घर कनेक्टेड है, इससे कुछ कनेक्टेड आती रहेगी भाई। इसमें कुछ फॉल्ट आया तो इन दोनों की लाइट आती रहेगी सॉरी, है ना। तो इस तरीके से जो है फेनोमेना वर्क करता है 3 फेज का। तो ये फेजर आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको 3 फेज करंट के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो फेजर बेसिकली क्या कहता है, देखो हमारी हर टू ड्रॉ फेजर पहले मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है करंट की, दैट इज I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस 5, ऐसा है ना। और ये I1 मान लेता हूँ, I2 इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, एंड मैंने आपसे बोला कि ड्रॉ देयर फेजर डायग्राम, इन दोनों को कंपेयर करो, तो आप देखोगे कि यार फेजर मतलब फेज को देखना है। तो ये फेज है इसका, इस वाले करंट का ये फेज है, इस वाले करंट का फेज ये है। इन दोनों फेज में एक खास बात ये दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, अगर ये हमारी रेफरेंस, आपको हमेशा इस लाइन को रेफरेंस लाइन मानना है ये आपकी रेफरेंस लाइन, ठीक है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है ओमेगा टी वाली, दिस इज योर रेफरेंस लाइन। ठीक है, अगर आप अब कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो I1 करंट जो है ओमेगा टी में +5 है, यानी कि यहाँ से ये ऊपर +5 मतलब ऐड हो रहा है, तो ये यहाँ होना चाहिए, दिस इज I1 एंड इसमें यहाँ पे एंगल
फाई है। तो ऑटोमेटिकली देखिए ओमेगा टी में प्लस फाई जोड़ के I1 आ गया, एंड ये जो यहाँ पे इक्वेशन है दिस इज I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये इस करंट को मैंने शो भी कर दिया, ये इसका फेज भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया इस तरीके से। सिमिलरली जब I ऐसे नीचे ड्रॉ किया जाएगा ऐसे, इसका मतलब ये है कि ओमेगा टी में नेगेटिव एंगल को नेगेटिव एंगल को जोड़ा गया है, और नेगेटिव एंगल नीचे की तरफ होता है, तो उसको जोड़ा मैंने ओमेगा टी में, तो मुझे आंसर नीचे की तरफ मिला। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बताइए होता है, बताइए इन दोनों करंट के बीच में कितना फेज एंगल है, तो आप कहेंगे सर 2 फाई। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, तो आप कहेंगे कितना है 2 फाई। तो आफ्टर ड्रॉइंग वी सी फेज डिफरेंस दीज करंट बिटवीन दीज करंट इज 2 फाई।